वो आसेब नहीं है, मगर अक्सर लोग ऐसा ही समझते हैं। एक वबा की तरह वो धीरे धीरे दुनिया में फैलता जा रहा है। क्या ये कोई बीमारी है? नहीं। मोस्ट गूगल डिजीज में तो ये कहीं नहीं। फिर ये एक चलते फिरते बंदे को अपाहज करने की दूसरी बड़ी वजह क्यों है? हड्डी टूटने की तो आवाज आती है, यहां तो कोई आवाज नहीं, ना कहीं से खून निकलता है कि कुछ तो पता चले कि हुआ क्या है। हाँ, मगर सर में अजीब सा दर्द होता है, दिल तेज तेज धड़कने लगता है, भूख नहीं लगती, वक्त बे वक्त रोने को जी करता है, अकेलापन और उदासी पागलपन की हद को छूने लगती है। आपको भी ये इश्क या पागलपन लग रहा है ना? सबको यही लगता है, मगर ऐसा नहीं है। इन अलामतों वाला हर 5 में से एक शख्स इश्क तो करता है, मगर जिंदगी से नहीं, मौत से। मैं रोज मरती थी और रोज जीती थी। अपनी की भी मैंने कोशिश की थी, मैंने थी, लेकिन मैं उसमें फेल हो गई थी। मुझे कोई कहेगा भी ना कि मुझ पे ट्रस्ट करो या मुझसे मोहब्बत करो, किसी पे यकीन ही नहीं होता। मेरा होता है मैं निकल नहीं सुनने को, माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, माइंड अजीब सा ना चक्कर सा घूमता है, दिल करता है मैं जाऊं और उदास रहता है। डिप्रेशन वाले बंदे को तो सुनने वाला ही नहीं कोई होता। नौजवानों से भरे इस मुल्क में उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, डिप्रेशन है। ये खामोश कातिल किसी को दिखाई नहीं देता, मगर जब सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप जैसे नौजवानों को डिप्रेशन नामी इस हिडन थ्रेट को पहचानना बहुत जरूरी है। आप जरूर गौर से देखिएगा। वो कहते हैं ना, द बिगेस्ट बैटल्स आर फॉट इन द डार्कनेस ऑफ आवर माइंड। जो जहनी बीमारियां हैं, जिनको अमूमन हम न्यूरोसिस कहते हैं, जिसके अंदर डिप्रेशन एंग्जाइटी आती है, वो आपके मुझ जैसे इंसान में ही होती है। अगर मैं आपको ना बताऊं अपने सिम्टम्स, तो आप कभी बता भी नहीं सकते कि मुझे कोई जहनी बीमारी है। साइकेट्रिक इलनेसेस यूजुअली जो सामने आती हैं वो जवानी की उम्र में सामने आती हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। डिप्रेशन की बीमारी जो है, एक रफ़ फार्मूला लगा लें तो 50% जेनेटिक है, मौरूसी है, मतलब जिस्म में पहले से कहीं ना कहीं मौजूद होती है, और 50% इन्वायरमेंटल है कि बाहर के स्ट्रेस, बाहर की परेशानियां जो उसको ट्रिगर करती हैं, तो 50-50 है। अब तो डिप्रेशन ऐसा ही है जैसे सर्दी में जुकाम। पहले ये मेडिकल टर्म सिर्फ साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में सुनी जाती थी, मगर अब दुनिया में कोई इससे महफूज नहीं है। पाकिस्तान में हर 3 में से एक नौजवान नफ्सियाती मसाइल से गुजर रहा है। हर नंबर से जुड़ी एक कहानी है, सिसकती जिंदगी की कहानी, जहां उम्मीद साए में गुम हो रही है। जो हाई टाइम था मेरे डिप्रेशन का, जो मैंने सच में फील किया कि मैं सकती हूँ, यानी उस टाइम पे ना मैं सकती थी कि मुझे था कि कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसे ना, मतलब एक होता ना, एक हथौड़ा पड़ेगा ना, कि कुछ ऐसा हो कि कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। और मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं, मैं अपनी एंग्जाइटी को, अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हमारी सोसाइटी में ये एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है। लोगों को ये शायद चीज़ समझ ही नहीं आती कि लोगों के घर टूटे भी हो सकते हैं। could have been 1,000 reasons के बच्चे इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारी एक्नॉलेजमेंट नहीं है सोसाइटी में। तो वो इतनी इंसेंसिटिविटी जो लोगों की थी, उसकी वजह से मुझे बहुत कॉम्प्लेक्सेस हो गए एट अ वेरी अर्ली एज। आई यूज्ड टू फील सो अनलव्ड एंड सो इनकॉम्पिटेंट ऑल्सो। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं कुछ भी कर लूँगी ना, आई नेवर बी गुड इनफ। देखें, जो कैंसर का पेशेंट होता है ना, वो उसकी डेथ एक ही दफ़ा होती है, लेकिन जो डिप्रेशन और ये नफ्सियाती बीमारियों में जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये रोज़ मरते हैं। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है, क्योंकि सब मेरे पे जो था ना, वो एक ट्रस्ट मेरा डेवलप हुआ था, लेकिन वो मेरा ट्रस्ट जो था वो टूट गया। कि मैं किसी को बताती भी थी तो मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता था, सब कहते थे ये ड्रामे करती है। पेरेंट्स का एतबार मेरे से उठ गया, रिश्तेदार जो थे वो भी मेरे पे ब्लेम करने लग गए। यकीन करें कि मैं ये सोचती थी कि हाँ, ये चीज़ें मेरे अंदर हैं। लोगों की बातों ने मुझे इस कदर नफ्सियाती बना के रख दिया था कि मैंने जो था फिर सोचा कि मैंने अब अपने आप को कर ही लेना है। किसी से मदद मांगना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। चार्ली मैक्सी ने द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स में ये बात बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान की है। What's the bravest thing you've ever said? Asked the boy. Help, said the horse. Asking for help isn't giving up. It's refusing to give up. Tears fall for a reason, and they're your strength, not weakness.
लेकिन पाकिस्तान में ये लफ्ज एक स्टिग्मा है, बेइज्जती है, एक ऐसा दाग और कमजोरी है कि लोग मरना तो गवारा कर लेते हैं मगर अस्पताल नहीं जाते। हद तो ये है कि किसी अपने से भी कुछ नहीं कहते, हिम्मत ही नहीं होती। और जब अपनी दिमागी कैफियत खुद ही समझ ना आए तो कोई दूसरे को क्या समझाए। कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। तो जब डिप्रेशन का मरीज आपसे कोई बात करता है तो उसके चारा साज बना दे, उसके आंसू, उसको टिश्यू दे दे, उसको कंधा दे दे, हग कर दे, ठीक हो जाएगा। जो तुम फील कर रहे हो तुम बिल्कुल नहीं, उसको ये ना कि तुम गलत हो, उसको कहो हाँ इस वक्त जो तुम फील कर रहे हो ना वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम्हें ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम सुनेंगे, सॉर्ट करेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप ये डरते हैं कि यार किसी को पता चल गया मेरे रिश्तेदार को तो वो समझेगा मैं या मेरा बेटा या मेरी बेटी पागल है, आगे तो रिश्ता भी करना है, आगे तो जॉब भी ढूंढनी है, आगे तो फलां भी होना है। शादी की बड़ी फिक्र होती है लोगों को, अगर पता चल गया ये पागल है, नफसियाती बीमारी है, तो ये तो आगे ज़िंदगी तबाह हो जाएगी उसकी। तो ये हमें अपने माइंड से निकालने की ज़रूरत है कि जहनी बीमारी का मकसद ये नहीं होता कि वो इंसान पागल है। हंसी और कहकहों के शोर में हमें अक्सर वो खामोश जंग दिखाई नहीं देती जो साथ कुर्सी पर बैठा शख्स लड़ रहा होता है। हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर लम्हा ऑनलाइन शेयर किया जाता है। क्या हकीकत है, क्या फरेब, अब ये जानना जरूरी नहीं। फिर इस मस्नूई जिंदगी से हकीकी जिंदगी का मवाजना डिप्रेशन की पहली सीढ़ी नहीं तो और क्या है। गेमिंग खेलते हैं, गैजेट यूज करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी, वो आपकी ब्रेन को, स्क्रोलिंग करने वाले को आपके अंदर रेस्टलेसनेस सिंड्रोम पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है, अपने करीबी चीज़ों को पर डिससेटिस्फेक्शन पैदा करती है। हम बहुत जल्दी उकटा जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ये सारी सोशल मीडिया के, हम अब देखें कितने फिल्टर आ गए हैं, हम जो तस्वीरें बना के भेजते हैं हम पसंद कर लेते हैं, लेकिन असल में वो चीज़ नहीं निकलती, हम मायूस होते हैं। आम उदासी वक्त के साथ कम हो जाती है मगर डिप्रेशन के मरीज में ये गुजरते वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है और इलाज के बगैर नहीं जाती। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 34% नौजवान नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज हैं, मगर जो इलाज करवाते हैं वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में दुनिया भर में 1% से भी कम लोग डिप्रेशन का शिकार थे। मिडिल सेंचुरी आते आते 6% लोग डिप्रेशन के मरीज बन गए जिनकी उम्रें 30 साल से कम थीं। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? हम इन खतरनाक नंबरों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमारा मुआशरा किस तरह बड़े पैमाने पर डिप्रेशन के मरीज पैदा करना शुरू हो गया है? मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चा जो है मुझे बोल रहा है मैं अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी और मेरे लिए मैं संभालना बड़ा मुश्किल है, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी और बच्चे को मैं कैसे संभालती। और रोना, मैंने सारा दिन बैठकर खाना पीना छोड़ दिया। मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा है इस प्रेगनेंसी के दौरान और मेरे हस्बैंड भी सारा कुछ करते रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था जैसे वो बोझ है मेरे लिए, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, उसको कैसे संभालूँ। और फिर मेरी सास बाबा मुझे ये कहती थी कि उसका बच्चा ड्रामे करती है। ये तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे खुद को करना चाहिए और काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे पास अगर कोई चीज़ पड़ी है, जैसे कोई कैंची है या कोई इस तरह की चीज़ पड़ी है, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं इसको कर लूँ। मतलब मैं ज़ोर से उसको पकड़ लेती, कोई गिलास, कोई शीशा टूट गया तो उसको पकड़ के हाथ में इस तरह से बैठ जाना और किसी को बताना ना, और रूम में अंदर अकेले रोते रहना और किसी को इस चीज़ का पता नहीं होता था। तो वॉशरूम में रोकर इस तरह से खुद को करके छुपा लेना। इवन मेरे निशान भी हैं अभी तक। रात को 3 बजे मुझे ऐसा फील होता था कि बस अब मुझे कर लेना चाहिए, कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश की थी बताने की कि मैं बताऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता था, मुझसे बताया नहीं जाता था। मुझे क्राइंग स्पेल्स होना शुरू हो जाते थे, मतलब मैं रोना शुरू कर देती, एग्रेसिव भी होती थी। वाला की याद है शादी के दिन में, तो वो मेरी खुशी में खुद शामिल नहीं है। इस बात से मुझे अक्सर रोना 3-4 माह से ज़्यादा आता है। रात को मैं रोता, उनकी वजह से मैं 4-5 साल हुए वारदात होते हैं,
बड़े भाई की शादी 1 साल का खुशी उनसे की गई। और मुझे उनका ख्याल ज़्यादा था, इस वक्त उनको मेरे साथ होना चाहिए था, खड़े होना चाहिए था। वो नहीं, वाला साहब हैं, वो दोनों का किरदार अदा कर रहे हैं, वो रोते हैं मेरे लिए। मुझे हम थक सकते हैं, अफसरदा हो सकते हैं, ये हर एक का बुनियादी हक है, मगर सोसाइटी हमें उदास होने का मौका ही कब देती है? वो तो हमेशा परफेक्ट होने का मुतालिबा करती है, पढ़ाई में परफेक्ट, घर में परफेक्ट, नेवर एंडिंग एक्सपेक्टेशंस एंड कांस्टेंट कंपैरिजन। फिर जब तंग आकर स्क्रीन ऑन कर लें तो सोशल मीडिया पर एक आइडियल और फ्लॉलेस लाइफ का प्रेशर, ये सब हमें तन्हा और खोखला करता जा रहा है। बिल्कुल उस दरख्त की तरह जो बाकी दरख्तों के दरमियान खड़ा तो है लेकिन अंदर से टूट चुका है, जो रोशनी के लिए अपनी सूखी हुई शाखें फैला रहा है, मगर कौन है जो उसकी मदद को आए? कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो बंदा सोचता है यार अभी हमारे पास इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो जॉब क्या बनेगा डिग्री के बाद। कोई एक काम पे बंदा फोकस नहीं कर सकता। जब आप इस सिचुएशन से गुजरे होते हो ना, आप कहते हो बस दुनिया ख़त्म हो गया मेरे लिए, हर चीज़ ब्लरी ब्लर नज़र आनी शुरू हो जाती है। चाहे आप किसी रोशनियों वाली जगह में बैठे हो तो आपको ऐसे लगता है जैसे जहान ख़त्म हो गया आपके लिए। मीनार पाकिस्तान में एक ज़माने में लिफ्ट चलती थी ऊपर जाने के लिए, अब उसको लिफ्ट को और वहाँ पे जंगला लगा दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग वहाँ जाके करने की कोशिश करने लगे। अगर आपने इम्तहान की तैयारी की और आपके नंबर नहीं आए तो आपको डिप्रेशन होता है, आपकी कोई उम्मीद कहीं लगी हुई है वह डिप्रेशन होता है, कोई फैमिली लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर यही डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स को ख़राब कर दे, अपनी दुनिया से दूर कर दे, अकेलेपन का एहसास पैदा कर दे और इतना अकेलापन के ख्यालात आने लगे, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। सबसे जो तकलीफ अमल था वो वाला सीन था जब उसने मुझे अपनी एंगेजमेंट की तस्वीर भेजी कि ये देखो मेरी एंगेजमेंट हो गई है। और उसके बाद तो मुझे यूँ लगा जैसे कोई पहाड़ गिर गया मेरे ऊपर। ये फील होता था कि मेरी कुछ हो रहा है, मुझे मेरी दुनिया सी बदल गई है। नींद नहीं आती थी, मतलब कि 24 घंटे में 2-3 घंटे बड़ी मुश्किल से सोता था और बेचैनी बेसुकूनी, तो ये कंडीशन रहती थी। मेरे ख्याल से सभी एक जवानी की उस उम्र से गुजरते हैं जब बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है और फिर दिल भी टूट जाता है, उदास भी होते हैं, मगर वक्त के साथ साथ उससे निकल आते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है हर इंसान का, मेरे ख्याल मतलब मेजॉरिटी इससे गुजरे होंगे, तो हम उसको डिप्रेशन की बीमारी नहीं कहते। मगर अगर कोई बंदा उसमें फंस गया है और वो उसकी डिप्रेशन बढ़ते से बढ़ती जा रही है तो ये 100% डिप्रेशन की बीमारी है। जदीद दुनिया के साथ हम भी बदल रहे हैं। ये तब्दीली हमारे दिमाग से ही मुमकिन हुई है, जो खुद को ढालने की जबरदस्त सलाहियत रखता है। इसीलिए अब दिमागी सेहत पर ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी है। डिप्रेशन से लड़ने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज हो रही हैं। सपोर्ट ग्रुप्स और कैंपेन्स के जरिए इलाज और बातचीत पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान में अभी तक मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात नहीं की जाती। यही वजह है कि डिप्रेशन को समझने और इलाज करने वाले भी ना होने के बराबर है। मैंने जब MBBS किया था तो साइकेट्री ना होने के बराबर पढ़ाई थी और बिल्कुल समझें कि 1% भी उसका वेटेज नहीं होगा। तो इसलिए जब MBBS करके भी एक डॉक्टर निकलता उसको भी नहीं पता होता साइकेट्रिक बीमारियां क्या होती हैं, इलाज क्या होता है। बल्कि बड़ा सैडली मैं कभी अपने कॉलीग से, दूसरी फील्ड के कॉलीग से बात करता हूँ तो वो कभी कभार ऐसे जवाब देते हैं कि यार तुम तो बस नशे की गोलियां दे देते हो, तुम तो कोई साइकेट्री में कोई इलाज थोड़ी होता, बस सुलाना होता है मरीज़ को। तो बहुत सैड सिचुएशन है कि दूसरे डॉक्टर्स को ही नहीं पता तो आवाम को क्या हक पता होगा। कुछ सालों पहली रिपोर्ट है कि पूरे पाकिस्तान में शायद 500-600 के करीब साइकेट्रिस्ट थे। चलें अब आप बढ़ा लें 2000 कर लें, आप 1000 नहीं तो। और बीमारी अगर आप बहुत कंजर्वेटिव नंबर भी लगा लें 25% वाला तो 5-6 करोड़ हो गए। अब 2000 लोग 5-6 करोड़ मरीज़ के लिए डेफिनेटली दे नॉट इनफ। तो हम जो है दुनिया से बहुत पीछे हैं। अगर सबको अवेयरनेस हो भी गई, सब मरीज़ जान गए कि हाँ भाई ये डिप्रेशन है, ये साइकेट्रिक बीमारी है, तो उनको डॉक्टर नहीं मिलेगा इलाज करने के लिए। कराची नफ्सियाती अस्पताल में ज़्यादातर पेशेंट्स न्यूरोसिस यानी डिप्रेशन, एंग्जाइटी के ही होते हैं और उसके बाद दूसरी बीमारियाँ फिर उनकी परसेंटेज कम है। OCD हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया और सबसे कम स्किज़ोफ्रेनिया के यूजुअली पेशेंट्स होते हैं। हमारे पास साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, MBBS डॉक्टर्स, पूरी हमारे पास टीम है बेशुमार डॉक्टर्स की।
और ये एक टीम वर्क भी है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि एक डॉक्टर को समझ नहीं आ रहे होते, तो फिर हमारा पैनल बैठता है उस पर और डिस्कशन करते हैं और उसको जो बेहतर हल होता है उस पर जाते हैं। अरे भाई, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है, बस खुश रहा करो, जल्द ठीक हो जाओगे। जब बात मेंटल प्रॉब्लम की आए तो बड़े अजीब और गरीब मशवरे दिए जाते हैं। आम लोग ही नहीं, अक्सर डॉक्टर्स भी ऐसी बात कर देते हैं कि बंदा सोचता है कि हंसे या रोए। कभी अकीदा दुरुस्त करने और नमाज की पाबंदी का नुस्खा दिया जाता है, कभी किरदार की कमजोरी और गुनाह का एहसास दिलाया जाता है। लेकिन ठहरिए, जरा एक बात तो बताइए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी हड्डी टूट जाए, तो क्या तब भी डॉक्टर साहब इन्हीं मशवरों से काम चलाएंगे? हम इस दुनिया में अकेले जिंदा नहीं रह सकते। यहां सर्वाइवल के लिए टीम वर्क और एक दूसरे पर इन्हिसार लाजमी है। अपनी मेंटल स्ट्रगल्स को पहचानना जरूरी है। खुदा ने हमें मुश्किलें झेलने के लिए ही पैदा किया है और इन मुश्किलात को पहचानना कमजोरी नहीं। और इसके लिए हमें मिलकर, खामोशी तोड़कर डिप्रेशन के तूफान पर बंद बांधना होगा। अपने नौजवानों का मुस्तकबिल बचाना होगा।